नमस्कार। पिछले कालांश में हमने मानव नेत्र की संरचना के विषय में अध्ययन किया। आइए आज हम मानव नेत्र की एक विशेष क्षमता जिसे हम समंजन क्षमता कहते हैं, मानव नेत्र का जो लेंस होता है, यह लेंस अपनी फोकस दूरी को स्वयं से समायोजित करने की क्षमता धारण करता है। इसीलिए मानव नेत्र एक विशेष संरचना मानी जाती है। हमारे नेत्र की संरचना इस तरह से है कि जब कोई वस्तु दूर स्थित होती है और दूर स्थित वस्तु अनंत पर स्थित वस्तु से जब प्रकाश की किरणें समानांतर प्रकाश की किरणें चलती हैं, तो ये समानांतर प्रकाश की किरणें जो अनंत से आ रही हैं, दूर बिंदु से आ रही हैं, ये हमारे नेत्र पटल पर पड़ने के पश्चात जो हमारा नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर के ये रेटिना पर आकर के फोकस होती हैं और इन्हें मानो जो हमारी सेंसिटिव सेल्स, नर्व सेल्स होती हैं, उनकी सहायता से मस्तिष्क तक सूचनाएं जाती हैं और मस्तिष्क उसे सीधे रूप में करके देख सकता है या देखता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है, इसी दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। हमारा नेत्र एक विशेष प्रकार की संरचना है क्योंकि इसमें एक विशेष क्षमता है जिसे हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, जिसमें कि हमारा लेंस जो होता है वह लेंस अपनी फोकस दूरी को किसी वस्तु की दूरी अथवा निकटता के आधार पर समायोजन करने में अपने आप को सक्षम बनाता है। जब कोई वस्तु दूर स्थित होती है तो दूर से प्रकाश की किरणें जब आती हैं, हमारे नेत्र लेंस पर पड़ करके अपवर्तित होकर के वो रेटिना पर पड़ती। इस स्थिति में हमारी जो आंख की लेंस है, उस लेंस के दोनों तरफ जो मांसपेशियां होती हैं, ये मांसपेशियां ढीली अवस्था में होती हैं और ढीली अवस्था में होने के नाते हमारी आंखों को अपने लेंस को समायोजन करने के लिए न्यूनतम ताकत की लगाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो ढीली होती हैं, कम समायोजन का प्रयास करती हैं, जिससे कि लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है, यह लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। और लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक होने का तात्पर्य होता है कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है यह अधिकतम होती है और लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होने के नाते रेटिना पर जो पड़ने वाला दूर से आकर के जो किरणें आती हैं वो फोकस हो जाती हैं रेटिना पर और हम उस चित्र को स्पष्ट रूप से देखने में अपने आप को सक्षम पाते हैं। वहीं जब कोई वस्तु बहुत निकट उपस्थित होती है तो निकट की वस्तुओं को देखने के लिए हमें अधिक समंजन क्षमता की आवश्यकता होती है। हम अपनी आंखों पर जोर लगाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण जो मांसपेशियां होती हैं वो मांसपेशियां हमारे लेंस को दबाती हैं और उस लेंस के दबने के कारण जो उसकी वक्रता त्रिज्या होती है वो वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। और वक्रता त्रिज्या कम होने का मतलब कि उस लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और लेंस की फोकस दूरी कम होने के कारण, वक्रता त्रिज्या कम होने के कारण जो निकट की वस्तु है, उस निकट की वस्तु का भी चित्र स्पष्ट रूप से रेटिना पर पड़ जाता है, जिससे हम निकट की वस्तु को भी सामान्यतः सरल सुस्पष्ट रूप से देखने में अपने आप को सक्षम पाते हैं। लेकिन निकट की वस्तु देखने के लिए भी उसकी एक निश्चित सीमा होती है। एक सीमा के बाद निकट की वस्तुओं को देखने में भी हम अपने आप को सक्षम नहीं पाते। उसका कारण यह है कि अधिकतम समंजन क्षमता लगाने के बाद भी वो चित्र जो निकट में स्थित है, हमारे नेत्र लेंस से निकट स्थित है, उसको हम देखने में सक्षम नहीं होते क्योंकि इसकी एक सीमा होती है। अब अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके वह निकटतम दूरी जिसको कि हम आसानी से सरलता से अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके हम देखने में सक्षम हो जाते हैं, उसे हम किसी नेत्र के लिए हम निकटतम बिंदु कहते हैं। कि वह दूरी जिसे हम निकटतम दूरी माने कम से कम वह दूरी जिसे हम अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके उस वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं, उस नेत्र के लिए निकटतम दूरी होती है।
तो निकटतम बिंदु पर कोई वस्तु अगर स्थित है और उसे हम अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके जो हमारा नेत्र लेंस है, वह नेत्र लेंस हमारी मांसपेशियों के द्वारा दबाया जाता है। हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और मांसपेशियों के सिकुड़ने के कारण लेंस जो वक्रता त्रिज्या होती है लेंस की, वह वक्रता अधिक हो जाती है, इसलिए वक्रता त्रिज्या जो है उसकी कम हो जाती है। और वक्रता त्रिज्या कम होने का मतलब कि फोकस दूरी कम हो जाती है, और जब फोकस दूरी कम हो जाती है तो ये निकट बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जो है उसका चित्र जो कि फोकस होती है रेटिना पर, और हम उसको देखने में सक्षम हो जाते हैं। सामान्यतया जो निकटतम बिंदु होता है जहां से कि स्थित वस्तु को हम देखने में सक्षम होते हैं, वह स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कहलाती है। और सामान्यतया मानव की आंखों के लिए यह दूरी जो स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कहलाती है, यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। हमारी आंख की जो कोशिकाएं होती हैं, इन आंख की कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें कि स्पष्ट रूप से अगर कहा जाए तो दंडाकार कोशिकाएं होती हैं और शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं। दंडाकार कोशिकाएं जो होती हैं, ये दंडाकार कोशिकाएं मानव के आंख में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनकी तीव्रता का संज्ञान लेने के लिए उत्तरदायी होती हैं, जबकि शंक्वाकार कोशिकाएं जो होती हैं, ये शंक्वाकार कोशिकाएं प्रकाश के रंग के निर्णय के संबंध में ये जिम्मेदार होती हैं। तो जो दंडाकार कोशिकाएं होती हैं, दंडाकार कोशिकाएं प्रकाश की जो तीव्रता है वो तीव्रता कितनी है इसके संबंध में निर्णय लेती है, जबकि जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं, ये शंक्वाकार कोशिकाएं प्रकाश की तरंग का उनके तरंग दैर्घ्य के आधार पर उनका निर्णय लेकर के हमको यह बताने में सक्षम होती हैं कि यह किस रंग की है। कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें कि और भी विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे मधुमक्खी है। मधुमक्खी की आंखों में एक प्रकार की शंक्वाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, उन पराबैंगनी किरणों को भी देखने में सक्षम होती हैं, और इस तरह से वो उसके आधार पर संचरण की क्रिया करती हैं। आप देखे होंगे मुर्गे जो कि सुबह होते ही आवाज करते हैं, तो उसका मूल कारण ये होता है कि दंडाकार रेखाएं जो होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, दंडाकार कोशिकाएं जो होती हैं मुर्गों में, यह इनकी मात्रा कम होती है, जो कि प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होती है। तो प्रकाश की तीव्रता जानने के लिए जो कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं, इन कोशिकाओं के कम होने के कारण, ये कोशिकाएं जब कम होती हैं तो कम होने के कारण जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति जो सेंसिटिविटी है, वो सेंसिटिविटी उनमें कम हो जाती है, और ये सेंसिटिविटी कम हो जाने के कारण उन्हें अधिक प्रकाश तीव्रता की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो प्रकाश को ग्रहण कर सके। इसीलिए जब प्रकाश सुबह के समय होता है तो वो जग जाते हैं, और जैसे ही अंधेरा होता है वो जो है सो जाते हैं, क्योंकि सेंसिटिविटी जो प्रकाश के प्रति उनकी है वो दंड कोशिकाओं की कम संख्या होने के कारण कम होती है, इसलिए देखने के लिए उन्हें तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो हमारे आंख में जो लेंस लगा हुआ है, वो लेंस दूर की वस्तु और पास की वस्तुओं को समायोजित करके जो अपने लेंस की फोकस दूरी है, उस फोकस दूरी को समायोजित करके देखने में सक्षम होता है। इसे ही हम नेत्र की समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। कोई वस्तु अधिक दूर है या अधिक पास है, अधिक दूर और अधिक पास की वस्तुओं को देखने के लिए हमारे आंख के नेत्र लेंस के फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या को समायोजित करके देखने की जो क्षमता होती है, इसी क्षमता को हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। आगे के कालांश में हम प्रयास करेंगे कि नेत्र की जो ये समंजन क्षमता होती है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारे जो लेंस हैं, इस लेंस में जो द्रव भरे हुए हैं, इन्हीं द्रवों के और संकुचन की जो क्रिया होती है मांसपेशियों के द्वारा, इन लेंसों के समायोजन की जो क्षमता होती है, उनके कम या अधिक होने के कारण, अक्षमता के कारण दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और देखने की दृष्टि के हिसाब से ये दृष्टि दोष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष।
दूर दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें कि दूर की वस्तुएं तो हमें दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ठीक उसी प्रकार से निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें निकट की वस्तुएं तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो आगे के कालांश में हम प्रयास करेंगे कि जो नेत्र की निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है इस पर चर्चा किया जाए। तब तक